दोस्तों, यादगार एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। फिर आप लोगों के लिए यह संधि लेकर आए हैं और यह संधि जो होगी यह संस्कृत वालों के लिए भी, संस्कृत पढ़ने वालों के लिए भी और हिंदी पढ़ने वालों के लिए भी कारगर साबित होगी। और एक बार अगर पढ़ेंगे तो इतना जान जाइए और किसी चैनल पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इतना विश्वास करके समझ के यहाँ पर हम लोग पूरा टोटल संधियों को हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे, चाहे वह स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे प्रकृति भाव संधि हो, चाहे पूर्व रूप हो, चाहे पर रूप हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखे हैं, जो भी वीडियो पाए होंगे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा यूपी टेट में या अन्य परीक्षाओं में। तो दोस्तों आज हम लोग कर चलेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि का मतलब क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कैसे बनती हैं, किन लोगों के साथ बनती है। तो यह सब चर्चा हम लोग आज संधि परिचय में, संधि पाठ परिचय में देखेंगे। दोस्तों चलिए आइए, समय का सदुपयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग आ जाइए सभी लोग। तो हम लोग संधि पाठ परिचय देखेंगे आज। तो संधि पाठ परिचय, संधि पाठ का परिचय आप लोगों से कराएंगे पहली वीडियो में, फिर उसके बाद लेकर चलेंगे। तो संधि क्या है, तो संधि जो है सम, उपसर्ग, धन, धा, धातु, धन की, यह की है, क्री नहीं की, प्रत्यय के योग से मिलकर बना है। आप लोग जानते हैं कि का लोप हो जाएगा, ई बचेगी और ई छोटी बचेगी तो ध पे लगेगा। तो सम उपसर्ग है, धा आप लोगों को बताए हैं, धातु है, की प्रत्यय है, तो संधि बनता है। कोई आपसे पहली बात तो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात अगर करें, संधि में कौन सा लिंग है, तो यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द रूप है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, संधि शब्द जो है पुल्लिंग है। तीसरी बात हम लोग करें तो संधि के विषय में कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, पुल्लिंग शब्द है, धातु है, की प्रत्यय है। दोस्तों अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। कोई आपसे यह पूछ दे कि कौन सी संधि संधि में है, तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि सम आया है। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, सम यहाँ पर पढ़ने वाले साथियों के लिए यहीं से बताएंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें। शाब्दिक अर्थ किसका, संधि का। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। मेल क्या है दोस्तों, मेला दिलों का मेल है, मेला दिलों का मिलना है, मेला दिलों का मिलन है। तो दोस्तों यहाँ पर दिलों का मिलन, मन का मिलन, तन का मिलन, यह मिलन नहीं है बल्कि मिलन तो है, मेल तो है, मिलना तो है। दोस्तों किसका, वर्णों का। तो वर्णों का मिलना है, तो यहाँ पर वर्णों का मिलना है, तो दोस्तों मेल होता है। तो संधि का मतलब आप लोग शाब्दिक अर्थ मेल समझ चुके हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेल है, लेकिन वर्णों का मेल है।
पदों का मेल समास में होता है। दोस्तों अच्छी तरह आप लोग यहाँ तक हमारी बात समझ चुके होंगे। हमारी बात यहाँ तक पूरी अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। मेला दिलों का मेल है, तो मेला दिलों का वहाँ पर मेल है, लेकिन यहाँ पर दिलों का, मन का, तन का मेल नहीं बल्कि वर्णों का मेल है। तो दोस्तों मेल शब्द याद रखना। अगर कोई मेल की बात करे तो आनंद ले लेते हैं। आँख राधिका, तो देखिए दोस्तों, आँख राधिका की लड़ गई मुरारी से, आँख राधिका की लड़ गई मुरारी से, बड़ी होशियारी से ना। आँख राधिका की लड़ गई मुरारी से, बड़ी होशियारी से ना। श्याम बांसुरी बजावे कि श्याम बांसुरी बजावे, घुघुटा राधिका उठावे। श्याम बांसुरी बजावे, घुघुटा राधिका उठावे। चोट मार दिए कि चोट मार दिए नैनों की कटारी से, चोट मार दिए नैनों की कटारी से, बड़ी होशियारी से ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नैनों का मिलन हो रहा है, नैनों से बात हो रही है, मिलन हो रहा है। तो मिलन की बात तो ठीक है मिलना, लेकिन दिल का मिलना नहीं, मन का मिलना नहीं, वर्णों का मिलन है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिझत खिलत, कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। यहाँ पर भी नैनों से मिलन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेत्र का नहीं मिलन है, मन का मिलन नहीं है, तन का मिलन नहीं है। मिलन किसका है दोस्तों? वर्णों का मिलन है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं कि शाब्दिक अर्थ संधि का शाब्दिक अर्थ आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो वर्ण होता है, वह शाब्दिक अर्थ मेल होता है दोस्तों। सॉरी, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। तो किसका मेल है? वर्णों का मेल है। तो दोस्तों परिभाषा देखते हैं, मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी इस वीडियो में। और जो लोग बेस पकड़ के चलेंगे, दोस्तों बता रहे हैं, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। और बहुत गजब के इस पूरे टॉपिक की पढ़ाई हम लोग करेंगे, बड़ी है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से अवश्य ही प्रश्न आते हैं। आप लोग देखे होंगे, जो लोग पढ़ने वाले साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, बुद्धिमान साथी हैं, आप लोग संधि के विषय में अच्छी तरह जानते होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं परिभाषा की, बात करेंगे किसकी? परिभाषा की। तो हम लोग संधि की परिभाषा की बात करते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग समझ गए, दो वर्णों के मेल के आपस में मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। समझ चुके होंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले आपस में परिवर्तन या विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इतना दिमाग में रहे। अब दोस्तों इसे सिद्ध करना है तो कर सकते हैं। विकार क्या होगा दोस्तों? आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए तो आपके मन में विकार हो सकता है।
मार करने का विकार हो सकता है, दोस्ती करने का विकार हो सकता है, आपकी प्रेम का आपके सामने आ जाए तो मिलने का विकार हो सकता है, हटने का विकार हो सकता है, धोखा देने का विकार हो सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अ वर्ण जब अ से मिलता है तो विकार हो जाता है। अ का अ से जब मिलन हुआ तो आ बनकर आया। यही विकार ही परिवर्तन है, यही विकार परिवर्तन है। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, हमारे जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह सीख रहे हैं। तो आगे चलें, हम लोग बात करते हैं संधि। संधि में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, संधि पाठ का परिचय कर रहे हैं दोस्तों। अब संधि कहाँ कहाँ की जा सकती है। संधि नंबर 1 की बात करें तो हमेशा हमेशा पद या शब्द में होती है संधि हमेशा पद या शब्द में होता है संधि होता है। जब पुल्लिंग है तो होता है। तो दोस्तों संधि हमेशा पुल्लिंग में पद में शब्द में होता है। तो देखते हैं, जैसे की बात करें दोस्तों, जैसे गणेश है, गणेश एक शब्द या पद है, वाक्य में लग जाएगा तो पद है, ऐसे लिख दें तो शब्द है। तो यह देखिए हमेशा पद या शब्द में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म है, संधि हमेशा या सदैव हमेशा पद या शब्द में होता है। चलिए दोस्तों देखिए, गणेश है तो लिखेंगे गण धन ईश बराबर गणेश। तो गण धन ईश बराबर क्या होगा दोस्तों, गणेश होगा। तो इस पद में है, इस शब्द में है। चलिए नंबर 1 देख लिए आप लोग अच्छी तरह, नंबर 1 देख लिए। तो नंबर 2 देखते हैं, उपसर्ग के साथ धातु हो चाहे शब्द हो उसमें भी होता है। नंबर 2 दोस्तों देखते हैं, नंबर 2 की बात करें, उपसर्ग के साथ शब्द या धातु हो उसमें भी संधि सदैव होता है, उसमें भी होता है। जैसे व्याकरण और न्यवसत अध्यास्ते, ऐसा सुनेंगे। यह संस्कृत के कुछ शब्द हैं। व्याकरण, अन्वय, अध्यक्ष। तो देखिए दोस्तों, बी धन आकरण बराबर व्याकरण, नी यहाँ पर नेवसत माने नी धन अवसत बराबर नेवसत होगा। अध्यास्ते अधिधन आस्ते बराबर अध्यास्ते। अन्वय लिखा है, अनिधन अय बराबर अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय। अध्यक्ष अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष, यहाँ पर भी होगा। उपसर्ग चाहे शब्द के साथ हो चाहे धातु के साथ हो, उसमें सदैव संधि होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं समास में। नंबर अगला है दोस्तों, नंबर 3 की बात करते हैं कि समास में सदैव होता है संधि सदैव होता है। जैसे दोस्तों, जैसे देवागमन या दिव्यागमन है ना, रसोई घर, विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, देवागमन, देव धन आगमन, दिव्यागमन, देवी धन आगमन, रसोई घर, रसोई धन घर, विद्यालय, विद्या कायालय, विद्यालय, विद्या धनालय,
पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि समास में भी संधि सदैव होती है। नियम दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ संधि होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती है। और कोई कहे कि वाक्य में आपके इच्छा के अनुसार किया जाता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वाक्य में विच्छेद किए पद के अब कुछ नियम बताते हैं दोस्तों। नंबर 1 नियम जैसे है कि किए गए पद के यानी विच्छेद किए गए। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे विच्छेद किए गए पद के प्रथम पद का अंतिम लिखेंगे, अंतिम वर्ण लेते हैं तथा दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं। तो दोस्तों यह लिखा क्या है, जैसे कि अगर कहते हैं विद्याधन अर्थी लिख दें दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ से आ निकालेंगे, विद्या में से आ निकालेंगे, धन यहाँ से अ निकालेंगे, आ मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, आ बनाता है। तो यह कहने का मतलब है प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे, दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं और जो वर्ण बनता है उसे फिर पहले में दे देते हैं, तो पूरा संधि बनती है। तो दोस्तों और बात का क्या करें हम लोग, दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है। तो दोस्तों लिखना है, लिख लेना कि दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है, तो आ धन अ बराबर आ मिलता है। यहाँ पर यह भी आप लोग कन्फर्म है दोस्तों, कन्फर्म है तो लाइक करिएगा, कन्फर्म है तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, तो दो वर्णों के मेल से कभी कभी एक वर्ण का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, अगला नियम, दो वर्णों के मेल से कभी कभी एक वर्ण का लोप हो जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, दो वर्णों के मेल की वजह से, दो वर्णों के मेल से कभी कभी एक वर्ण का, दो वर्णों के मेल से कभी कभी एक वर्ण का लोप हो जाता है, चलिए दोस्तों, जैसे लोप वाली बात आई है तो क्या करेंगे दोस्तों, लोप करना, बालको धन अपि बराबर बालको अपि, आ का लोप हो गया दोस्तों। रामो धन अपि, रामो धन अपि बराबर रामोपि। तो यहाँ पर आ का लोप हो गया, दिखाई दे रहा है दोस्तों अच्छी तरह हमारी जानकारी में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला नियम, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों के मेल से केवल पूर्व पद में परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से केवल पूर्व पद में परिवर्तन होता
होता है। अगर कोई कहे भाई यदि धन अपि बराबर यद्यपि, अब यहाँ पर लिखा है दो वर्णों के मेल से केवल पूर्व पद में परिवर्तन होता है। कहाँ पर होगा? यहाँ से ई का य हो जाएगा, इसी में परिवर्तन होता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, इसी में परिवर्तन होता है। य आया तो य का अ मिलाएंगे तो अ बनेगा, तो बराबर यह दोनों मिलेंगे तो दोस्तों क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे, यह बनाएंगे। यहाँ से निकल गया तो यह लिखेंगे यद्यपि, यद्यपि ऐसे न लिखकर यद्यपि ऐसे लिखा जाएगा। कन्फर्म है दोस्तों? तो चलें आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम आप लोग देख लीजिए, और कुछ नियम हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी दोनों वर्णों के बीच तीसरा वर्ण आ जाएगा, कभी कभी दो वर्णों के मध्य तीसरा वर्ण आ जाएगा। जैसे प्रति धन छाया बराबर प्रति छाया। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, यहाँ पर च का आगम हो गया, आ गया। तो कभी कभी दो वर्णों के मध्य तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप यहाँ तक अच्छी तरह कन्फर्म है, आप अच्छी तरह कन्फर्म है। दोस्तों मज़ा आ रही है? आप लोग कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि का बेस संभाल रहे हैं दोस्तों, वर्ण पढ़ रहे हैं, कितना मज़ा चाहिए। तो दोस्तों मज़ा लेते चलेंगे और आगे बहुत ख़तरनाक पढ़ाई होने वाली है दोस्तों, लेकिन अगली वीडियो में। लेकिन इसमें जो लोग समझ जाएंगे तो इतना जान जाइए दोस्तों, उसको समझने के लिए चुटकियों का काम है। आज के बाद संधि पढ़ना छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के बाद संधि पढ़ना, अगर जो लोग समझ के पढ़ लिए तो दोस्तों पढ़ना छोड़ देंगे। अब संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के प्रकार की बात करें दोस्तों, कि संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है दोस्तों विसर्ग संधि। कन्फर्म है दोस्तों? संधि के भेद, संधि के प्रकार पूछे तो क्या बताएंगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यह पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वर संधि। नंबर 1 देख लीजिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के बाद धन स्वर आए तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय, देव धनालय बराबर देवालय, रमा धनालय बराबर रमालय, सुरेश धनालय बराबर सुरेशालय, रमेश धनालय बराबर रमेशालय। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत मजा आएगी। तो चलिए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि होती है। जैसे आप लोग देखें विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। नंबर दूसरी बात करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन वर्ण आए, है ना, व्यंजन के बाद स्वर आए और स्वर के बाद भी व्यंजन आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि।
उदाहरण नंबर पहले का देख लेते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। कन्फर्म है दोस्तों, सत धन जन बराबर सज्जन। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, वाक वाक धन ईश बराबर वागीश वागीश। चलिए दोस्तों, वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश होता है। स्वर के बाद व्यंजन आए तो स्वर भी आता है। बी धन सम बराबर दोस्तों विषम ऐसा होता है, मूर्धन्य स लिख देते हैं, विषम। कन्फर्म हो गए आप लोग, परिभाषा से कन्फर्म हो गए। चलिए नंबर 3 में चलते हैं कि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? कि विसर्ग के बाद विसर्ग आए, विसर्ग के बाद कभी विसर्ग नहीं आएगा, व्यंजन आए तो व्यंजन विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी विसर्ग संधि होगी। अगर उदाहरण देखना है दोस्तों, उदाहरण देखना है, नमः धन, यहाँ पर देख लीजिए, नमः धन ते बराबर नमस्ते। नमस्ते दोस्तों कन्फर्म है, नमः धन ते बराबर नमस्ते। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ में आता होगा। निधन देख लीजिए, नि धन आशा बराबर निराशा निराशा। निधन दुधन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दुधन उपयोग बराबर दुरुपयोग। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे। हमारी बात को बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं दोस्तों, व्यंजन संधि के बारे में आप लोग जानकारी लिए हैं, व्यंजन संधि नहीं पढ़ रहे हैं। टोटल संधियों का हम लोग परिचय देख रहे हैं, पाठ परिचय कर रहे हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। आज हम लोग बेस पढ़ रहे हैं, बेस के अनुसार चलेंगे। जो लोग यह पढ़े होंगे अगली वीडियो में यह समझ लीजिए चुटकियों में यह सब समाप्त होंगी संधियां। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब बात हम लोग करेंगे कि संधि में और कुछ, कि संधि को अगर पहचानना है, पहचानना की बात करें कि संधि को कैसे पहचाने, तो देखिएगा दोस्तों कि जैसे विद्याधन अर्थी होता है तो बराबर विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी। तो चलिए दोस्तों, और सत धन जन बराबर सज्जन होता है। अब कहे नमः धन ते बराबर नमस्ते होता है। कोई पूछे कि इन तीनों में कौन सी विसर्ग संधि है, तो जहाँ पर विसर्ग लगा है उसे विसर्ग संधि कहेंगे। कौन सी व्यंजन संधि है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, यह व्यंजन संधि है। कौन सी स्वर संधि है, यह द में आ की मात्रा है, यह स्वर संधि है। यही तो पहचानना है कि व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन का चिन्ह लगा मिलेगा, विसर्ग में विसर्ग का चिन्ह लगा मिलेगा, और तीसरा जो बचा है वह तो स्वर होगा। अच्छी तरह कन्फर्म है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, कि संधि में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं, तो उसकी भी बात कर लिए हम लोग। अगर संधि कहें कि संधि, जैसे यह गणेश, यह संधि है या संधि विच्छेद है, तो यह संधि है। गणेश शब्द संधि है। विच्छेद क्या है, विच्छेद क्या है, अलग करना, विलग करना, तोड़ना, विघटन करना, यह विच्छेद है।
संधि क्या है? मेल है। इनसे जो बनेगा, जैसे गण, गण धन ईश, यह संधि विच्छेद है, लेकिन गणेश संधि है। चलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद या प्रकार हैं, तो 3 हैं। तो दोस्तों चलते हैं, नंबर 1 की बात करें, स्वर संधि। स्वर संधि में बात करें दोस्तों, बड़ी आनंद की बात है कि स्वर संधि स्वतंत्र होती है, ऐसा स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। चलिए यह तो ठीक है, कोई आपसे पूछ दे इनके बारे में कि स्वर जो लिखा है इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए सुधन अर बराबर स्वर होता है, यानी यण संधि है, यण स्वर संधि है। सु में उ है, धन अ है, और उ का होता क्या है? वह होता है ऐसा, धन अ मिलाना, फिर इसका विकार करना, परिवर्तन होगा, वह अ मिलेगा तो यह वह बन जाएगा। सु में यह स बचा आधा, इधर जो र बचा तो यह वह इसे देंगे तो ऐसा बचेगा, यह र उधर बचा है तो आधा स ऐसा ही लिखते हैं। ये ऑपरेशन कर दिए हम लोग। तो दोस्तों बहुत आनंद आएगा। तो आप लोगों को बता दें कि स्वर संधि वर्ण पहले देखेंगे, कितने नियमों से पढ़ेंगे यह देखते हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि देख लीजिए, स्वर संधि में क्या लिखे थे कि स्वर वर्ण को देखेंगे, वर्ण। तो स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ण हैं। और ट्रिक से भी बताएं, वैसे भी बताएं तो देखिएगा, स्वर संधि का कोई अगर नियम पूछे आपसे कि स्वर संधि में कितने नियम हैं, तो 121 नियम बनेंगे। कितने नियम बनेंगे? 121 नियम। कैसे बनेंगे? 3 4 एक नियम बता दे रहे हैं। पहला, 11 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। 11 का गुणा 11 बार करना तो दोस्तों 121 आएगा। हर वर्णों को एक दूसरे से मिलाना। पहले अ को मिलाते हैं, अ धन अ बराबर आ होता है। फिर अ को आ से मिलाइए, अ धन आ बराबर आ होता है। अ को ई से मिलाइए, अ धन ई बराबर ए होता है। फिर दूसरी बार अ को बड़ी ई से मिलाइए, अ धन बड़ी ई बराबर ए होता है। फिर 4 ठे बन गया। अ को ऊ से मिलाइए, अ धन ऊ बराबर ओ होता है। अ धन बड़ा ऊ बराबर भी ओ होता है। अ धन री बराबर अर होता है। अ धन ए बराबर अय होता है। अ धन अय बराबर अय होता है। अ धन ओ बराबर अव होता है। अ धन अव बराबर अव होता है। तो दोस्तों गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आ को केवल आ की बात किए हैं तो 11 बार बना है, 11 नियम बने हैं। तो उसी प्रकार 11 वर्ण है, 11 को 11 बार आपस में मिलाएंगे तो 121 बार नियम बनेगा, यानी 121 नियम बनेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आनंद आ जाएगा। दोस्तों आनंद आएगा, इतना तो जान जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत आराम आराम से पढ़ते चलेंगे और संधि से प्रश्न आते हैं। अगर बात करें दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से यहीं पर बात कर लें कुछ, कि स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगर स्वर संधि की बात करें तो
स्वर संधि के भेद पूछता है। कितने भेद हैं? 5 हैं। एक का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 2 का नाम है गुण स्वर संधि। 3 नाम है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 का नाम है यण स्वर संधि। नंबर 5 का नाम है अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे सवर्णे दीर्घः दीर्घः। इसका सूत्र है। इसका सूत्र है आद गुणः और इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। दोस्तों आप लोग कन्फर्म है? इसका सूत्र है इको यणचि। इसका सूत्र है एचो अयवा यावह। दोस्तों कन्फर्म है? मज़ा आ रही है? चलिए दोस्तों, मज़ा आ रही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं हम लोग कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ तक दिमाग में रखना कि 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। 111 नियम बना सकते हैं हम लोग। अकः सवर्णे दीर्घ आद गुण वृद्धि रेचि एचो अयवः इको यणचि। यह 5 सूत्र भी देख लिए हम लोग। और क्या देखें हम लोग? चलिए हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। अगले टॉपिक में काम करेगा। स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं तो दोस्तों ट्रिक बनाइएगा और ट्रिक नहीं बल्कि बेस पे इतना मज़ा आएगा। ट्रिक भी दिखा दे रहे हैं और बेस भी। यह ट्रिक है। ट्रिक आप लोग देखे होंगे लेकिन यह 90% लागू होगा, 100% लागू नहीं होगा। इतना हम कन्फर्म कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि जो है। नंबर 2 है गुण स्वर संधि, है ना? संधि, सभी में संधि जोड़ दीजिएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं है। नंबर 3 है यण स्वर संधि। तो संधि पढ़ रहे हैं तो संधि लिख सकते हैं। तो नंबर 4 है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। चलिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि पहला ये वाला पहला और दूसरा, तो पहला व दूसरा स्वयं से मिले तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। स्वयं से आपस में ही वर्ण मिले, अ से मिले, आ से मिले, ई से मिले, उ से मिले, बड़ा उ से, री से मिले तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। और अब दूसरी बात देख लीजिए, पहला व दूसरा स्वयं से मिले तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। पहला गुण स्वर संधि में देखिए, पहला धन दूसरा, पहले का एक आदमी दूसरे में का एक आदमी मिले, पहले में का एक आदमी दूसरे में का एक आदमी मिले तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। नंबर तीसरी बात करते हैं, पहला दूसरा, अब दूसरा पहले रहेगा, दूसरा वर्ण पहले रहेंगे, अब पहला वर्ण बाद में रहेगा तो कौन सी संधि होगी? पहला वर्ण बाद में रहेगा, दूसरा वर्ण पहले, पहला वर्ण बाद में रहेगा तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। पहला फिर पहला धन तीसरा होगा, पहला फिर तीसरा वर्ण रहेगा, पहले में का एक वर्ण रहेगा, तीसरे में का एक वर्ण रहेगा तो कौन सी संधि होगी? तो कौन सी संधि होगी दोस्तों बताइएगा? तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। फिर इसी का उल्टा कर लीजिए, तीसरा धन पहला होगा तो
अयादि स्वर संधि होगी। कन्फर्म है? पहले तीसरे में का एक वर्ण रहेगा, फिर ये रहेगा। इसका मतलब है आप लोग जानते हैं, एक बार कहीं कहीं पर लड़की वाले लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं, कहीं पर लड़की वाले लड़के घर बारात लेकर जाते हैं, कहीं लड़के वाले लड़की घर बारात लेकर जाते हैं। तो यह कहने का अर्थ है दोस्तों कि पहला तीसरे के यहाँ गया, तीसरे से जाकर मिला, तो फिर यह तीसरा पहले से जाकर मिला, तीसरा पहले से जाकर मिला तो अयादि संधि हो गई। और पहला तीसरे से मिला तो वृद्धि संधि हो गई। पहला दूसरे से मिला तो गुण संधि हो गई। दूसरा पहले से मिला तो यण संधि हो गई। हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आती होगी। तो वर्णों का मेल है, तो देखिएगा दोस्तों, वर्ण अच्छी तरह समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। इतना तूफानी 1 लाख उदाहरण बताएंगे, इसी पे लाखों उदाहरण, गिनते नहीं बनेगा। इतना उदाहरण बता देंगे दोस्तों अगली वीडियो में कि समझ लीजिए कि पागल बन जाएंगे, पागल बन जाएंगे, नशा हो जाएगी, किताब झांकेंगे कि नहीं ऐसा करने का मतलब है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सब संधियां आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके आंखों से दिखाई देगी और किसी कभी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ के पढ़िए। नंबर 2 ट्रिक बात करते हैं। दूसरी ट्रिक हमारे द्वारा बनाई गई है, यह लिखे हैं सजाती विषम में मैं एचो अयवा या वह। अब लिख दिए कि सजाती विषम में या सजाती विजाति में मैं एचो अयवा या वह। तो जहाँ पर सजाती वर्ण मिलेंगे, समान जात के ई के बाद ई मिलेगा, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। जहाँ पर विपरीत जात के वर्ण मिलेंगे, यानी ई के बाद अ मिलेगा, ई के बाद ऊ मिल जाए, ऊ के बाद ई मिल जाए, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ई के बाद चाहे ए मिल जाए, चाहे अ मिल जाए, चाहे ऊ मिल जाए, चाहे अ मिल जाए, चाहे अ मिल जाए, तो वहाँ पर इस प्रकार सभी के साथ होगा। तो इतना दिमाग में रहे कि चाहे री के बाद अ मिल जाए, चाहे ई के बाद अ मिल जाए, तो कोई भी वर्ण और मिलेंगे तो वहाँ पर विषम माने यण संधि होगी। विषम माने यण, जहाँ पर एक ही मात्रा मिल जाए, 99% दोस्तों सही, जहाँ पर एक मात्रा मिल जाए, रमेश, गणेश, सुरेश, महेश, मनोहर तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी। ज्ञानोदय, भानुदय, तो यहाँ पर एक ही मात्रा अगर मिल जा रही है तो दोस्तों अक्सर आप लोग यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, रमेश, गणेश, महेश, सुरेश, राजेश, सुरेंद्र, तो यहाँ पर गुण संधि होगी। कौन सी संधि? गुण संधि। यह ट्रिक है। अब देखिए, जहाँ पे डबल मात्रा मिल जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होगी, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे ममैक, एकैक, एकैक, तथैक, तथैव। तो दोस्तों ऐ की मात्रा ये पढ़ते वक्त आप लोगों को कंफर्म कराएंगे। एचो अयवा याव, आय, आय, आव, आव। तो दोस्तों य के पहले किसी भी संधि में अ दिखाई दे, य के पहले अ दिखाई दे, किसी वर्ण में लगा तो वहाँ अयादि होगी। य के पहले आ दिखाई दे तो अयादि होगी। व के पहले अ दिखाई दे तो अयादि होगी। व के पहले आ दिखाई दे तब भी अयादि होगी। यानी य के पहले अ या आ जाए तो वहाँ पर अयादि होगी। व के पहले अ या आ जाए वहाँ पर भी अयादि होगी। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बेस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मेहनत से देखे हैं। जो भी दोस्त हमारी जानकारी में पूरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जितना भी बड़ा वीडियो होना है हो, जो पढ़ने वाले साथी हमारे हैं चैनल पे, वह उन लोगों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। दोस्तों कल से
चुटकियों में संधि समाप्त हो जाएगी। जो लोग यह समझ लिए, इतना मुश्किल चीज़ समझ लिए, वह समझ लीजिए संधि पूरी समाप्त कर लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।